नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपका अपना यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब है और हम डेली आपके सामने सफिशिएंट नंबर में वीडियो लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं लगातार और आपका रेस्पॉन्स भी आ रहा है और हमें बड़ी खुशी है और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी करते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंडे से पूरा लाइव हो पाए, ताकि आप अपनी जो भी क्वेरीज है वो लाइव पूछ पाए। मैं अभी जो आपका शाम को 4 बजे वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का आता है, उस वीडियो के अंतर्गत कल मैंने आपको सबसे पहले राजस्थान का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था और इंट्रोडक्शन भी मैंने नहीं बताया, जबकि आपको केवल सिलेबस डिस्कस किया था। आज मैं थोड़ा उससे आगे चलेंगे, कुछ चीजें राजस्थान के मैप से समझेंगे। मैंने आपको कल पहला टॉपिक बताया था राजस्थान का परिचय, और परिचय के फिर आपको सब पॉइंट्स बताए थे। तो उसी क्रम के अंदर सबसे पहले राजस्थान के मैप को देखते हुए इसके क्षेत्र को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। पर उससे पहले मैं कुछ एक बातें और बताना चाहता हूं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो पहले वो देखते हैं, फिर हम राजस्थान के मैप पर सीधे आएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो हमें इसमें बेसिक जो चीजें ध्यान रखनी है वो कौन कौन सी होती है। तो पहली चीज होती है कि इसका नाम क्या है और नाम जो है वो किस तरह से रखा गया है। तो इसके 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं और हमको ये पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से इसका नाम राजस्थान पड़ा। तो देखिए, इसके 2-3 चीजें मैं बता देता हूं आपको ब्रीफली, बाकी इसका जो वाइड और इसका जो एडवांस सेक्शन आएगा वो आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन में पूछा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको एक इसका नाम मिलता है। इस नाम को बोलते थे मरुकांतार। क्या बोलते थे? मरुकांतार कहते थे। मरु शब्द से यहां क्लियर आपको पता चल रहा है, ये जो मरु शब्द है, इस मरु शब्द से आपको क्लियर पता चल रहा है कि मरु प्रदेश था पहले। और ये जो मरुकांतार के प्रमाण मिले हैं, ये हमें कहां से मिले हैं? महाभारत काल से प्राप्त हुए हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मरुकांतार के प्रमाण महाभारत काल से प्राप्त हुए हैं। महाभारत का समय आज से लगभग 5000 साल पूर्व माना जाता है, एक अनुमान है। हालांकि जितने भी इतिहासकार हैं वो इसमें एकमत नहीं है। तो उस माना जाता है कि उस समय भी ये क्या था, मरु क्षेत्र था। और ये बात बिल्कुल सटीक लगती है, क्योंकि ध्यान से सुनना, हमारे राजस्थान में सबसे प्रमुख जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल हो गया? थार का मरुस्थल हो गया। थार का मरुस्थल जो है वो किसका अवशेष माना जाता है? ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। जो थार का मरुस्थल है ये किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष क्या करा जाता है, माना जाता है। और ये जो थार का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल माना जाता है। दुनिया में जितने भी रेगिस्तान हैं, दुनिया में जितने भी डेजर्ट हैं, उन सब में सबसे ज्यादा नवीनतम मरुस्थल जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? थार माना जाता है। इस कितने साल पहले? लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ है। कोई बच्चों को लग रहा होगा थार का मरुस्थल बना है 1.5 करोड़ साल पहले, और मैं इसको क्या बोल रहा हूं? नवीनतम। क्योंकि ये भौगोलिक कलाकृतियां होती है, भौगोलिक संरचनाएं होती है जो बनने में और बिगड़ने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लेती है। इसलिए आपने देखा होगा, 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर मैं बात करता हूं एक तरफ अरावली की, ध्यान से सुनना, एक तरफ मैं बात कर रहा हूं अरावली की और दूसरी तरफ मैं एक और पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा हूं, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम मैंने क्या लिख दिया? हिमालय लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हिमालय टेथिस सागर के अवशेष के रूप में ही है। ठीक है ना, जो आपने टेथिस सागर का तल था उससे हिमालय बना। तो हिमालय कितने साल पुराना है? 1.5 करोड़ वर्ष पुराना हिमालय है। ठीक है, और इसी तरह जो अरावली है वो कितनी पुरानी है? तो 65 करोड़ साल पुरानी है। तो अब आपको यहां बोला जाता है कि विश्व की नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय है। और विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है?
तो अरावली मानी जाती है। तो इस तरह ये दुनिया का सबसे नवीनतम क्या माना जाता है, मरुस्थल माना जाता है। कब बन चुका था? 1.5 करोड़ साल पहले इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी, और इसीलिए महाभारत काल में भी इस क्षेत्र में मरुस्थल ही था। इसलिए महाभारत कालीन जो प्रमाण है उसमें राजस्थान का भूभाग का नाम क्या मिलता है? मरुकांतार प्राप्त होता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो एक तो इसका जो नाम आता है सबसे पहले वो मरुकांतार के रूप में हम क्या करते हैं? मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक और इसका राजस्थान का नाम आता है, जैसे हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसका एक नाम आता है राजपुताना। राजपुताना, ठीक है। वैसे तो हिस्ट्री का टॉपिक है राजपुताना, पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री का है, पर मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। देखो, भारत में जैसे ही गुप्त काल का अंत होता है तो हर्षवर्धन काल मुख्य काल के रूप में आया बाद में। उसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज थी। और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के लोग क्या कर गए? भिड़ गए। और उसके बाद लगातार 100 से 150 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों के जो सामंत थे वो 4 थे: चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये सभी राजकुल से उत्पन्न हुए थे। तो ये सभी अपने आप को क्या कहते थे? राजपुत्र कहते थे। जितने भी राजस्थान में आ गए वो सब अपने आप को क्या कहेंगे? राजपुत्र कहेंगे। राजाओं के कुल से उत्पन्न हुए। और जब भारत पर पश्चिमोत्तर प्रांत से भारत पर अरबी आक्रमण हुआ, तो जब अरब आक्रमण भारत पर हुआ तो माना जाता है, ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई फैकोलॉजी नहीं है, आपके प्रॉपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ये मेंशन है कि जब अरब आक्रमण हुआ तो ये अपने आप को बोलते थे राजपुत्र। अरबी वर्णमाला जो होती है उसमें ये त्र वर्ण नहीं था। तो जब त्र वर्ण नहीं था तो इस कारण वो किसका प्रयोग करने लगे? त का। तो जो राजपुत्र था वो बाद में जाकर अपभ्रंश के बाद क्या बन गया? राजपूत बन गया। इसलिए कहते हैं इन शासकों ने, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, इन राजाओं ने करीब 500 वर्षों तक भारत की अरबी आक्रमणों से क्या करी? रक्षा करी। और इसलिए जो भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास है उसमें इस काल को 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के समय को हम क्या बोलते हैं? राजपूत काल कहते हैं। और यहीं से बाद में ये जो नाम हमें प्रतीत होता है कौन सा है? राजपुताना। तो आपसे पूछा जाता है कि किसने बताया था? तो जॉर्ज थॉमस। जो जॉर्ज थॉमस था उसने राजस्थान को क्या बोला? राजपुताना। जबकि हम बोलते हैं महाभारत काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो महाभारत काल में इस क्षेत्र को क्या कहते थे? मरुकांतार कहते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों जो नाम है समझ में आए होंगे। मेन जो एक मरुकांतार हो गया और एक कौन सा हो गया? राजपुताना। एक मैं और बताना चाहूंगा, नहीं तो फिर हम यहां पे कोई हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम केवल यहां पे किसकी? ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। पर चूंकि नाम ये पूछे गए इसलिए मैंने आपको बता दिए। तीसरा नाम आता है एक और, जिसमें आप वर्तमान नाम से राजस्थान को जानते हो। ठीक है, ये हो गया आपका रायथान, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? राजस्थान भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रायथान या राजस्थान। और ये नाम देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिनको राजस्थान का सबसे बड़ा इतिहासकार भी माना जाता है। अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, फेमस हैं, जिसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बताई गई है। पहली एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द वेस्टर्न एंड राजपूत सेंट्रल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरी इनकी थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ये 2 किताबें इन्होंने लिखी थी और इन्होंने राजस्थान को रायथान और राजस्थान नाम से पुकारा। और वर्तमान में भी हम इसको किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो वो चर्चा आपकी बाद में होगी। इसकी एक्स्ट्रा चर्चा आपको हिस्ट्री का जब सर पढ़ाएंगे सवाई जी तो उसमें अच्छी तरह से कर दी जाएगी। ठीक है, हम अभी प्रॉपर उसमें चलते हैं। अब देखो, हमें यह समझना है सबसे पहले राजस्थान के परिचय के रूप में मैं आपको एक सीमाएं और स्थिति वाला टॉपिक होता है, उससे भी पहले आपको तो भागों का पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर उपनाम वाले टॉपिक से आपको शुरू करा रहा हूं। और राजस्थान के परिचय के रूप में उपनाम का कौन सा भाग है? भाग फर्स्ट है। तो वो राजस्थान के मैप से समझाऊंगा, वन बाई वन नोट करते जाना, मैं समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो हम उस पर आते हैं एक बार और फिर इस पे आकर वापस उनको लिखना क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस बार। देखो,
ये आपको राजस्थान का मैप यहां पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, कलर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट लिया ताकि चीजें अच्छे से क्या हो, स्पष्ट हो। देखो यहां आपको सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात कि देखो ये राजस्थान की पूरी क्या है, आकृति है, ठीक है। और वैसे तो राजस्थान की आकृति जो बोली जाती है वो बोली जाती है पतंगाकार, जो आकृति बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, पतंगाकार आकृति बोली जाती है, यानी पतंग के आकार की क्या है यहाँ की आकृति है, पतंगाकार, ठीक है। लगभग देखो पूरी तो पतंग की जैसे नहीं है, पर लगभग इसको पतंगाकार आकृति बोल सकते हैं, या फिर इसको विषम चतुर्भुज के समान क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए, ज्यादातर नहीं, ठीक है। आपको सबसे पहले 4 जिलों को मैं मेंशन करवा देता हूं, ठीक है, जो आपको याद रखने। अच्छा, कई और टेक्निक्स भी होती है इनको याद रखने की। कई बच्चे कहते हैं कि हमें मैप से ये राजस्थान के जिले याद नहीं हो रहे, तो एक टेक्निक तो यह है कि ऐसा खाली मैप ले लें और उस खाली मैप में खुद डिस्ट्रिक्ट भरें, तो जब तक 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट भरेंगे तब वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, कई लोग कुछ ना कुछ लॉजिक से याद रखते हैं, वो लॉजिक आप खुद क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे यहां आप देखना ध्यान से, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई। ये इधर आएंगे तो इधर कौन सी दिशा हो गई आपकी, पश्चिम दिशा हो गई, ठीक है। अच्छा, यहां आएंगे तो यहां कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई। और यहां आएंगे तो यहां आपकी कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाएं मैंने बना दी, मतलब मेंशन कर दी इसको। अब आपको ध्यान रखना है, देखो उत्तर दिशा में 2 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको श्री गंगानगर दिखाई दे रहा है और एक आपको दिखाई दे रहा है हनुमानगढ़, ठीक है। यहां पर भी आप जब इसको ऊपर जाके देखोगे, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला हो गया, ये श्री गंगानगर जिला हो गया। तो पहला मैं बताता हूं आपको, जैसे आप कई बच्चे कहते हैं कि हमको किस तरह से हम चीजों को याद रखें, तो कोई दोहे कहानियों से याद रखते हैं, ठीक है ना, पर वो दोहे वोहे तो हम भूल जाते हैं। तो रटना नहीं है, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को लेकर दिमाग में चीजों को याद रखना है। तो देखो उत्तर में कौन सा हो गया, श्री गंगानगर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। गंगा कहां से निकलती है, उत्तर, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है ना, तो हिमालय कहां हो गया, उत्तर दिशा में, तो गंगा से याद रह गया उत्तर। तो यहां पर भी उत्तर में कौन सा जिला सबसे पहले है, श्री गंगानगर। तो देखो राजस्थान में सबसे उत्तर में जो जिला है, राजस्थान में सबसे उत्तर में जो जिला है, ये जो जिला है ये कौन सा हो गया आपका, श्री गंगानगर हो गया। कौन सा हो गया, श्री गंगानगर, ठीक है। देखिए ये गंगानगर हो गया, ठीक। अब आपको यहां देखना है कि जो नदी होती है, गंगानगर से गंगा नदी याद हो गई, गंगा नदी के किनारे या कोई भी नदी होती है उसके किनारे मंदिर होता है, तो यहां से याद रह जाएगा श्री गंगानगर के किनारे किसका मंदिर हो गया, ये हनुमान जी का मंदिर हो गया। श्री गंगानगर के किनारे किसका हो गया, हनुमान जी का मंदिर हो गया। तो यहां से आपको क्या याद रह गया, ये हनुमानगढ़ याद रह गया। तो इस तरह एक तो याद रख सकते हैं श्री गंगानगर और यहां पे हनुमानगढ़, ठीक है। अब उसके बाद याद रखते हैं हनुमान जी है, तो हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाएंगे, तो प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये क्या हो गया, चूरू हो गया। तो चूरू से आपको याद रह जाएगा कौन सा, चूरमा। चूरू जैसे नहीं चढ़ाते क्या चूरमा, तो चूरू से क्या याद रह गया, चूरमा रह गया। तो चूरमा क्या होता है, प्रसाद होता है, तो उससे याद रह गया चूरू हो गया, ठीक है। अब आपने देखा है भगवान के जब भोग लगाते हैं तो वो आपने देखा होगा घरों में छोटी घंटी होती है या मंदिर में झालर होते हैं, तो घंटी बजाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, झुनझुना। तो उससे आपको कौन सा याद हो गया, जो पड़ोसी जिला कौन सा हो गया, ये झुनझुनू याद हो गया, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा कि चूरमा कब खाते हैं, चूरमा कब खाएंगे, सर्दियों में खाएंगे ना, तो सी बोलते हैं, तो उससे कौन सा याद रह गया, ये सीकर हो गया। तो देखो लाइन से हो गया बिल्कुल, ठीक है। फिर जैसे मीठा खाओगे चूरमा, तो मीठा खाने के बाद मुंह थोड़ा टेस्ट मीठा हो जाता है, तो आदमी क्या खाता है, नमकीन खाता है, तो ये बीकानेरी भुजिया हो गई, जिसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला हुआ है, बीकानेरी भुजिया फेमस हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये जो उत्तरी राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट थे, ये पूरे के पूरे इस बहाने क्या हो गए, याद हो गए। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, तो ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको क्या हो गए, याद हो गए, ठीक है। कैसे भी याद रख सकते हैं, जैसे अब ये जैसलमेर है, कई लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, तो मैंने भी इससे कई बार याद करा हुआ है, तो आपको एक बार बता देता हूं। देखो जैसलमेर है, ठीक है। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, ये हमारे जैसलमेर में फैला हुआ रहता है। जो थार का मरुस्थल है उसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, जैसलमेर में, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां से पाकिस्तानी घुसपैठ होती रहती है, आपको पता है पाकिस्तान के साथ पूरी की पूरी बॉर्डर है, तो यहां से क्या होता रहता है, पाकिस्तान के साथ यहां पर घुसपैठ होती रहती है, ठीक है। ये पाकिस्तानी घुसपैठिए घुसे
और जैसे ही जैसलमेर में घुसे ऐसी मिट्टी में ढस गए। सुनना मेरी, कोई भी लॉजिक बना सकते हो, जैसे ही, तो जैसे ही से कौन सा याद रह गया आपको, ये जैसलमेर याद रह गया। जैसे घुसे यहां पर, अब ये यहां से जैसे मिट्टी में घुस के बाड़मेर में आए, तो बाड़मेर में बाढ़ के लिए फेमस है, 2016 में कवास गांव, तो लगातार जैसे, वैसे तो कभी बाड़मेर में बाढ़ नहीं आती, पर इसको लेके चर्चा में थे, तो ये बाड़मेर के में बाढ़ में फंस गए, बाढ़ में बह गए, तो बहकर कहां पहुंच गए, जालोर पहुंच गए, तो इनको पकड़ने के लिए जाल डाला, तो यहां से कौन सा हो गया, जालोर। जालोर का उपनाम कैसे बना है, जाल वृक्ष की सीमा वाला प्रदेश, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जालोर। तो यहां से उनको जाल से पकड़ लिया, उनको आतंकवादियों को, तो जालोर हो गया। ठीक है, जैसे जाल से पकड़ा तो उसमें उनका सिर आ गया, तो क्या हो गया आपका, ये सिरोही हो गया, पास का हो गया। और आपने देखा होगा कोई भी बाढ़ या नदी का ये पानी बहकर सीधे कहां पहुंचा, झीलों में, तो ये देखो सिरोही के बाद कौन सा हो गया, उदयपुर, और उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। तो ये आपको यहां से देखो, ये दक्षिण पश्चिम वाले जितने राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट थे, ये सारे के सारे क्या हो गए, याद हो गए। तो बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपको क्या रखना हो, याद रखना हो। पर फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि इस लॉजिक से आप समझ तो सकते हो कि ये जिले हैं, पर लोकेशन यहां से क्लियर नहीं हो पाएगी। लोकेशन क्लियर करनी है तो आपको 100% एक ही तरीका है, खाली मैप लेके और उसमें राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले भरने पड़ेंगे, तो तुरंत वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है कि ये आपने एक बार देखा होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसके कुछ उपनाम है वो स्टार्ट करवा देता हूं, और इसको अलग अलग पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करके रखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम जब राजस्थान को स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा हम 3 जिलों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 3 जिले हमारे हो गए, जैसे यहां आप आओगे, देखो एक बार, एक जिला आपको यहां दिखाई कौन सा दे रहा है, धौलपुर। कौन सा जिला दिखाई दे रहा है, धौलपुर जिला आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो यहां आपको ये धौलपुर दिखाई दे रहा है। ठीक है, धौलपुर के जैसे नीचे आओगे यहां पर, तो आपको दूसरा कौन सा दिखाई दे रहा है, करौली। ये कौन सा हो गया आपका, करौली हो गया। और करौली के जैसे पश्चिम में चलोगे तो यहां कौन सा दिखाई दे रहा है, ये सवाई माधोपुर दिखाई दे रहा है। तो एक हो गया धौलपुर, ये नीचे आपको दिख रहा है करौली, पीछे की तरफ पश्चिम में एक कौन सा दिख रहा है, सवाई माधोपुर। ये राजस्थान के मुख्य रूप से पूर्वी जिले माने जाते हैं। कौन कौन से पूर्वी जिले हो गए, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गए। तो इन तीनों जिलों को कहते हैं डांग क्षेत्र। ये जो तीनों के तीनों जिले हैं, इन तीनों के तीनों जिलों को हम क्या कहते हैं, डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्या है कि ये ऐसे जिले हैं, देखो मैं यहां से एक उदाहरण बताता हूं। ये यहां से राजस्थान में चंबल नदी आती है, चित्तौड़ से प्रवेश करती है, कोटा जाती है, बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर करती हुई उत्तर प्रदेश में चल जाती है। ठीक है, चंबल नदी पहले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के जिस क्षेत्रों में से बहती थी, वहां आज ऊंची नीची खड्ड युक्त भूमि हो चुकी है। इस ऊंची नीची खड्ड युक्त जो भूमि है, इस खड्ड युक्त भूमि को हम क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो बीहड़ भूमि जो है उसमें डाकू निवास करते हैं, और बीहड़ भूमि का जो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वो इन 3 जिलों में पाया जाता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इनको डांग कहते हैं। तो मैं लिख भी देता हूं आपको, तो आपको एकदम क्लियर चीजें पता चल जाएगी कि मैं एक बोलता हूं डांग क्षेत्र। आप हाथों हाथ भी नोट करते रहें, चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एक आपका हो गया डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्र की जब बात करेंगे तो इसमें एक हो गया आपका धौलपुर, धौलपुर के साथ हो गया करौली, और इसके साथ हो गया सवाई माधोपुर। ठीक है, तो धौलपुर, करौली और कौन सा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया। अच्छा, करौली का फिर एक और उपनाम आ जाता है। करौली का जो उपनाम आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, डांग की रानी। तो करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब आप ये कोई लॉजिक नहीं है, क्यों याद रखा, वैसे भी देख लो कि डांग की रानी करौली को बोलेंगे, ये तो क्या हो गए आपके मेल हो गए, यानी जेंडर की बात करेंगे तो पुल्लिंग हो गए, धौलपुर और सवाई माधोपुर, तो इसी को बोलेंगे। और यही लॉजिक है। और कई बार आपसे एग्जाम में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में क्या करा गया, पूछा गया कि डांग की रानी किसको कहते हैं, करौली को। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डांग क्षेत्र है आपका, इसमें जो विस्तार पाया जाता है वो किसका पाया जाता है, बीहड़ भूमि। और बीहड़ भूमि को इंग्लिश में कहते हैं, कई लोगों की दिक्कत आ रही थी उसमें, तो बता दिया आपको इंग्लिश में भी, इसको बैडलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ऊंची नीची, अनुपजाऊ, बीहड़, बंजर, वीरान भूमि, ये कौन सी हो गई आपकी,
ये हो गई, ठीक है। अच्छा, यही क्षेत्र राजस्थान का क्या हो गया, दस्यु प्रभावित क्षेत्र। यही क्षेत्र राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हो गया, दस्यु। दस्यु मतलब क्या होता है, डाकू, तो वो उनसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा माना जाता है, ये डांग क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और यही क्षेत्र जो राजस्थान का माना जाता है, यहीं पर कौन से पर्वत से, विंध्याचल पर्वत। यही जो राजस्थान के तीनों जिले हो गए, ये डांग क्षेत्र मुख्य रूप से हो गया, ये कौन से पर्वत से स्पर्श करता है, ये विंध्याचल पर्वत से स्पर्श करता है, ठीक है। अच्छा, वैसे आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत से स्पर्श करने वाले मुख्य कितने जिले हैं, तो राजस्थान के कितने जिले हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है। तो एक इसमें जो आपका जिला हो गया, ये हो गया करौली, और दूसरा जिला जो हो गया वो कौन सा हो गया आपका, सवाई माधोपुर। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सपाड़। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डांग क्षेत्र में 3 जिले आए थे, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उस पर आके समझा देते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहां पर तीनों है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसको तो डांग कह रहे हैं, करौली को डांग की रानी कह रहे हैं। पर अगर धौलपुर को यहां से हटा दें, धौलपुर को हटा दें, तो करौली और सवाई माधोपुर जो है, इन दोनों की जो सीमा है, ये यहां पर विंध्याचल पर्वत से क्या करती है, स्पर्श करती है। तो करौली और धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो जिला है, उनको सपाड़ क्षेत्र में गिना जाता है। तो जब भी आपके सामने सपाड़ आएगा, तो सपाड़ जब भी आएगा, तब आप दोनों कौन से नाम लिखोगे, करौली लिखोगे और कौन सा लिखोगे, सवाई माधोपुर लिखोगे। क्लियर है क्या ये वाले दोनों जिले। अब दूसरों पे चलते हैं। देखिए यहां पर आगे चलेंगे जब हम, ठीक है, तो देखो यहां पर हम दक्षिणी राजस्थान में आते हैं। कहां पर आते हैं हम, दक्षिणी राजस्थान में। तो दक्षिणी राजस्थान में देखो आपको 3 जिले यहां पर क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जो दक्षिणी राजस्थान में हम जैसे आते हैं, तो यहां आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 जिले दिखाई दे रहे हैं। तो उन 3 जिलों की जब बात करेंगे हम, ये 3 जिलों की बात करेंगे, तो देखो सबसे पहले एक आपका कौन सा हो गया, डूंगरपुर। एक आपका कौन सा हो गया, डूंगरपुर, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। डूंगरपुर हो गया था, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़। देखो तीनों जिले दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से बने हुए हैं। देखो यहां पर आएंगे तो ये देखो, ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, इससे ये नीचे की तरफ यहां पर आएंगे तो ये बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, और यहां आपका कौन सा है, ये प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और कौन सा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। तो इन 3 जिलों को मैं क्या कर रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीनों को जब मिला लेंगे तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं, वागड़ क्षेत्र कहते हैं। देखो क्या बोलते हैं, इन तीनों को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। तो यहां मैं बता देता हूं, देखो दूसरा लिख देता हूं मैं उपनाम के रूप में, वागड़। तो वागड़ में कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा धौलपुर आएगा, सॉरी वागड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो वागड़ में कौन सा आएगा, डूंगरपुर आएगा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा आएगा, बांसवाड़ा आएगा, और तीसरा आपका कौन सा आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, ठीक है। चूंकि प्रतापगढ़ बाद में बना था 3 अलग अलग जिलों से अलग होके, तो ये किस क्षेत्र में गिना जाएगा, वागड़ क्षेत्र में गिना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरा जो पॉइंट लिखेंगे उसको लिखेंगे मेवल या देवलिया। मेवल या देवलिया। तो मेवल या देवलिया में जो 2 जिले आते हैं केवल, एक तो आपका आएगा डूंगरपुर, और दूसरा आपका कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। अभी मैं मैप से भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। डूंगरपुर आएगा, और डूंगरपुर के बाद कौन सा आएगा आपका, बांसवाड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात करेंगे, इसको कहेंगे कांठल प्रदेश। इसको हम क्या कहेंगे, कांठल प्रदेश, या इसका एक और नाम हम लिखते हैं छप्पन का मैदान। क्या बोलते हैं, छप्पन का मैदान। तो इसके अंतर्गत जो 2 मुख्य जिले आते हैं, इसमें आता है प्रतापगढ़, और साथ में प्रतापगढ़ के कौन सा आएगा, बांसवाड़ा आएगा, ठीक है। और यहां कौन सी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, माही नदी, माही नदी का प्रवाह, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर तीनों को मिला लेंगे तो क्या कहेंगे, वागड़ कहेंगे।
अगर मेवल या देवलिया बोलेंगे तो इसमें आपको प्रतापगढ़ नहीं लेना, केवल 2 ही जिले लेने हैं, डूंगरपुर लेना है और कौन सा लेना है, बांसवाड़ा लेना है। कांठल क्षेत्र जब बोलेंगे या 56 का मैदान कहेंगे, 56 की पहाड़ियां अलग है, अभी जब नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा तब 56 की पहाड़ियां आपको इसमें क्या करूंगा बताऊंगा, तो वो अलग है। ये क्या है, 56 का मैदान है। तो इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, माही नदी, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानी जाती है। तो माही नदी जो है वो इन दोनों की एक्चुअल सीमा बनाते हुए क्या करती है, बहती है। तो इसलिए इस प्रवास क्षेत्र को क्या कहते हैं, 56 का मैदान। उस पर एक बार आपको दिखा देता हूं, ये देखो, जब तीनों ले लिए मैंने, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जब मैंने तीनों ले लिए तो तीनों को हमने क्या बोल दिया, वागड़ कह दिया। अगर मैंने केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा को लिया तो मैंने कह दिया मेवल या देवलिया। ये देखो यहां पर, उसको लिया तब क्या बोल दिया, मेवल या देवलिया। और जब मैंने इन दोनों को लिया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, माही नदी के बीच के क्षेत्र वाले को, तो इनको मैंने क्या बोल दिया, ये 1 और 2, तो इनको मैंने कौन सा प्रदेश कह दिया, ये यहां पर कांठल प्रदेश है, इसको मैंने कांठल प्रदेश के नाम से क्या कर दिया, पुकार दिया। तो दोस्तों हम जितने भी आगे लेक्चर करेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सबको लेंगे और 1 बाय 1 इनको लेके पूरा राजस्थान कंप्लीट अध्ययन करेंगे, एक एक उपनाम पढ़ेंगे और रटेंगे नहीं, उसको अलग अलग माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं फिर एक बार आपको सूचित कर दूं, सैटरडे और संडे को तकनीकी अरेंजमेंट करने हैं, इसलिए उस दिन छुट्टी कर रहे हैं। संडे तो वैसे भी आपका ऑफ रहा करेगा, सैटरडे को तकनीकी अरेंजमेंट की वजह से छुट्टी है, इसलिए हम सीधे मंडे को अब लाइव क्लास में मिलेंगे। लेक्चर्स का वही टाइम होगा। यदि किसी तरह का कार्यक्रम में परिवर्तन होता है तो आपको फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। तो कृपया चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।